हेलो गाइज, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है गिवन दैट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x कॉमा y इज 2y बाय एक्स स्क्वायर इफ कर्व पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो देन इट्स इक्वेशन इज। तो सबसे पहले ये सर्कल की इक्वेशन को देखते हैं। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो सेंटर हमारे पास होता है वो सेंटर हमारे पास क्या होता है, वो होता है बराबर माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 1,1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास टेंजेंट है y इक्वल टू एफ एक्स पे एट पॉइंट x कॉमा वाई, जो कि हमें 2y बाई एक्स स्क्वायर दे रखी है, जो स्लोप की वैल्यू हमको दे रखी है वो इस पॉइंट से 1,1 से पास करती है। नेक्स्ट चीज़ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें जो इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो हमें वहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है उसको हम dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और वो हमें किसके बराबर दे रखा है, वो हमें दे रखा है बराबर 2y बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। 2y को हम ले आते हैं यहाँ पे और dx को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह दिखने लग जाएगी, dy बाय यहाँ पे 2y और यहाँ हमारे पास dx बाय एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, या हमारे पास आ जाएगा 1/2 dy बाय y का इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा log y बेस e, और यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर या x पावर -2 भी बोल सकते हैं, उसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा बराबर -1 बाय एक्स प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ c जो कांस्टेंट है उसकी जगह इसको हम log फॉर्म में लिखें तो बेटर रहेगा। इसको हम लिखते हैं log c बेस e, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू हो गया। इस इक्वेशन में अब ये जो 2 है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा log बेस ई वाई, ये हमारे पास आ जाएगा -2 बाई एक्स प्लस यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 log बेस ई सी। तो इसकी जगह हम इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो है जो हमने आर्बिट्रेरी लिया है, तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं कि यहाँ पे log बेस ई सी डैश, ये हमारी कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये पता है कि ये 1,1 पॉइंट से पास करेगा कर्व, क्योंकि टेंजेंट जो है वो 1,1 पे थी। तो यहाँ पे 1,1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा log 1 बेस ई, और ये हो जाएगा -2 बाय 1 प्लस यहाँ हमारे पास आ जाएगा log बेस ई और यहाँ पे c डैश। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास हो गया 0, ये हमारे पास हो गया -2 और ये हमारे पास हो गया log c डैश बेस e। तो यहाँ से अगर हम देखें तो log c डैश बेस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी बराबर 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है log y बेस e इक्वल टू -2 बाय एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x कॉमन डिनोमिनेटर ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा log y बेस e -2 प्लस 2x बाय x को शिफ्ट कर दे राइट साइड में। तो ये हमारे पास हो जाएगा x log y बेस e इक्वल टू -2 प्लस 2x। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा x -1 और यह हमारे पास हो जाएगा x log y बेस e। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हम यहाँ पे अगर हमारे ऑप्शंस वाइज चेक करें तो ऑप्शन वाइज हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करें तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है x log e mod y इक्वल टू 2x -1। हमने यहाँ पे y को mod y नहीं लिखा, वैसे जब भी हमारे पास
एक्सप्रेशन होता है डी वाई बाय वाई, तो यहाँ पे जो हमारे पास y आता है वो हमारे पास हो जाता है इन फॉर्म ऑफ मॉड y, क्योंकि हम यहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेते, तो यहाँ जहाँ भी y होगा तो हम उसको मॉड y भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा बराबर x log मॉड y बेस e इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा है ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 विल बी आवर आंसर। आई होप दिस सॉल्यूशन इज हेल्पफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन में कहा है कि वह एक कर्व है जो कि 1,π/6 से पास करती है और उस कर्व का स्लोप एट ईच पॉइंट x, y जो है ये इससे गिवन है और x मेरा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए कर्व क्या होता है, अगर मैं उसको m बोलता हूँ तो वो बेसिकली होता है dy/dx एट दैट पॉइंट। तो dy/dx मुझे गिवन है y/x प्लस सेक ऑफ y/x, तो यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मेरी कर्व की। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पे y/x होता है तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू ux पुट कर देता हूँ। तो अब y इज इक्वल टू ux है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा u प्लस x टाइम्स ऑफ du/dx। ठीक है, तो अब dy/dx को मैं रिप्लेस कर देता हूँ u प्लस x टाइम्स ऑफ du/dx और y/x कितना है यहाँ से, तो ये हो जाता है u प्लस sec u। ओके, तो ये आ गया मेरे पास, y कैंसिल आउट हो गई, सॉरी u कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया मेरे पास x टाइम्स ऑफ du/dx। दिस इज इक्वल टू sec x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sec u को कैसे लिख सकता हूँ, 1/cos u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो ये हो जाएगा cos u इंटू du, दिस इज इक्वल टू dx/x। तो इसका अब मुझे अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। तो cos u का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाता है मेरा sin u, तो ये आ गया sin u। और dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है ln x प्लस कॉन्स्टेंट को मैं लेट से c पुट कर देता हूँ। तो इससे पहले अब मैं sin u में u की वैल्यू क्या है, sin ऑफ y/x, दिस इज इक्वल टू ln x प्लस c। तो अब ये कर्व कहाँ से पास करती है, 1,π/6 से। तो मैं 1,π/6 इस कर्व में पुट करके देखता हूँ, इस कर्व को 1,π/6 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, ये हो गया π/6 और अपॉन 1, तो ये यही रह जाएगा और ये हो गया ln1। ln1 कितना होता है, 0। तो यहाँ से आता है मेरा c इज इक्वल टू साइन π/6 विच इज 1/2। तो c की वैल्यू आ गई 1/2। तो जो मेरा कर्व है उसकी इक्वेशन हो गई साइन y/x, दिस इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2। ओके। Hello everyone, the given question is a hemisphere tank of radius 2 meter is initially full of water and has an outlet of 12 centimeter square cross sectional area at the bottom. The outlet is opened at some instant. The flow through the outlet is according to the law Vt is equal to 0.6 root under 2 GHT, where Vt and Ht are respectively the velocity of the flow through the outlet and the height of water level above the outlet at time t, and g is the acceleration due to gravity. Find the time it takes to empty the tank. Let's start with the solution. Now let h be the height of the water level above the base at time t. H be the height of water level at base above the base at time t, and this will be the dh time it will fall in dt. So now, and this r small r be the radius of the surface of water at time t. Radius of the r, radius of the surface of water at time t. Time t. So we can write that r square
is equal to 200 whole square minus 200 minus h whole square, as we have been given in the question that a hemispherical tank of radius 2 meter, and we can write 2 meter as 200 centimeter. So we have r square is equal to 200 square minus 200 minus h whole square. So we will get r square. Applying a square minus b square formula, we will get 200 plus 200 minus h, a plus b into a minus b. So cancelling out 200, we will get r square is equal to 400 minus h into h. Now the volume of hemispherical tank is equal to V is equal to pi r square h. Now differentiating both sides with respect to t, we will get dv by dt is equal to pi r square dh by dt. As the height is decreasing, so we will put down the minus sign. So we have dv by dt is equal to minus pi r square dh by dt. Now we have been given in the equation that velocity of the flow through the outlet is 0.6 root under 2 GHT. V is equal to, so we have V of t, this is capital V and this is small v, Vt is equal to 0.6 root under 2 GH of t. So we can also write it as 6 by 10 root under 2 GH. So cancelling out by 2, we will get 3 by 5 root under 2 GH. V of t, V is equal to velocity. V is equal to 3 by 5 root under 2 GH. And we have flow of water, so we will have the, as it is also given that the area of the at the bottom of an outlet is 12 centimeter square. 12 centimeter square. So we have rate of flow of water is equal to rate of flow of water is equal to area into velocity. So as we have area is equal to 12 and velocity is equal to 3 by 5 root 2 GH. So we can also write it as 36 by 5 root under 2 GH. Now we have rate of flow of water should be equal to rate of change of volume. Rate of flow of water should be equal to rate of change of volume with respect to time. Rate of change of volume is equal to rate of flow of water. Rate of flow of water. So as we have rate of change of volume as dV capital V by dt is equal to 36, as rate of flow of water is equal to 36 by 5 root 2 GH, and we have rate of change of volume is minus pi r square dH by dt. So we will get minus pi r square dH by dt is equal to 36 by 5 root 2 GH. We can also write it as dH by dt. dH by dt is equal to 36 by 5 into 1 by pi r square, taking minus this side, root 2 GA into root h. Now in the next step we will get dH by dt is equal to minus 36 by 5 pi root under 2g, and writing r square in terms of h from the equation, r square is equal to 400 minus h by h
400 minus h by h. So in the next step we will get dh by dt is equal to minus 36 by 5 pi root under 2g into 1 by 400 minus h root under h. So taking root h in to the multiplication of 400 minus h, we will get dh by dt is equal to minus 36 by 5 pi into root 2g into 1 by 400 root h minus h to the power 3 by 2. 3 by 2. Now separating variables, we will have 400 root h minus h 3 by 2 means we will take 400 root h minus h 3 by 2. To LHS we will get 400 root h minus h 3 by 2 dh is equal to, and taking dt to RHS we will get minus 36 by 5 pi into root 2g into dt. Now integrating both side we will get integration of 400 root h minus h 3 by 2 integration of dh is equal to minus of integration by 36 by 5 pi into root 2g dt. So the integration of 400 root h is equal to 800 by 3 to h 3 by 2, and h 3 by 2 integration is 2 by 5 h 5 by 2 is equal to minus 36 by 5 pi in root 2g t plus c, where c is our integration constant. C is our integration constant. Now in the next step, now we will substitute at t is equal to 0. So as in the initial time at t is equal to 0, we have h is equal to 200 centimeter. H is equal to 200 centimeter means h is equal to radius of spherical tank of radius of hemispherical tank, as we have been written that it is initially full of water. So at t is equal to 0, we have h is equal to 200 centimeter. So substituting this value, we will get 800 by 3 into 200 to the power 3 by 2 minus 2 by 5, 200 to the power 5 by 2 minus 36 by 5 pi root and is equal to minus 36 by 5 pi root under 2g t is equal to 0 plus c. So we will get c is equal to 800 by 3 into 200 to the power 3 by 2 minus 2 by 5 into 200 to the power 5 by 2. 5 by 2 is equal to root 2 into 56 by 15 into 10 to the power 5 centimeter. Now we have to find t. Now we have asked find the time it takes to empty the tank, which means we have to find the time at which h is equal to 0. Time at which, let the time t is equal to t when h is equal to 0 means the tank is empty. So we have, from the above step, we have 0 is equal to, means substituting h is equal to 0 in this equation, we will get 0 is equal to minus 36 by 5 pi root under 2g capital T plus c is equal to root 2 into 56 by 15 into 10 to the power 5. Taking minus 36 by 5 pi root 2g to LHS, we will get 36 by 5 pi root under 2gt is equal to root 2 into 56 by 15 into 10 to the power 5.
So we will get T is equal to root 2 into 56 by 15 into 10 to the power 5 by 36 by 5 pi into root 2g. So we will get, in the next line we will get T is equal to root 2 into 56 into 5 pi into 10 to the power 5 by 36 into 15 into root 2g. After simplifying, we will get T is equal to root 2 into 56 in T is equal to, as so first of all we will can solve it out. So we will get root 2 and root 2g. Root 2g can be written as root 2 into root g. Root 2 into root g. So root 2 got cancelled out, and we have 5 by 3 and then 2 18, 2 2 ja 4 28, then again 2 9 ja 2 14 ja. So we will get 14 by 27 into pi by root g into 10 to the power 5. So we have the value of T is equal to 14 pi into 10 to the power 5 by 27 root g. Hence, we have the time required to empty the tank is equal to 14 pi into 10 to the power 5 by 27 by root g. Hence, we have got the answer. Hope this answered your question. Thanks a lot. In the question, a country has a food deficit of 10%, which means the population is eating only the 90% of the food, or the food is being only supplied to the 90% of the population. Its population growth continuously at a rate of 3% per year. Its annual food production every year is 4% more than the last year. All right. Assuming that the average person requirement per person remains constant, prove that the country will become self-sufficient in food after n years, where n is the smallest integer bigger than or equals to this given number. All right. So let us consider that x naught is the initial population. All right. Initial population of the country. All right. And y naught is its initial food production. All right. Okay. Now it is given, let a be the requirement per person. All right. So the food consumption by the per person will be a times x naught for the whole population consumption, right? So we can write that y naught will be equals to the 90% of a times x naught, 90%, which is 0.9 a x naught. Let this be our first equation. All right. Now let x be the population. X be the population of the country in t years. Okay. Let x be the population in the t years, right? And dx by dt will be the rate of change of population. Okay. Now that is given 3%. 3% it is given of the previous rate. So 3% divided the x rate, x is the rate which is equals to 0.03 x. All right. So we can write dx by dt, dx by dt, which is equals to
0.03x. All right. So we multiply this, which get dx equals to 0.03 x dt. Now dx by x equals to 0.03 dt. Now integrate this. So we will get log x equals to 0.03 t plus c. Okay. And we get from here x equals to, suppose a is a constant, e to the power 0.03 t. Okay. Now we need to find the value of a, right? So to find the value of a, what we are going to do is put t equals to 0, because at t equals to 0 the x was x0, that was the initial year, right? So from this we get x0 equals to a e to the power 0.03 times 0, which is equals to a. So from here a becomes equals to x0. So we write final x equals to x0 e to the power 0.03 t, right? Now let us come to on the y's equation. All right. So let us come on the y's equation. So let y be the food production in t years. All right. According to the given question, the production rate increases by the 4% from the last year. All right. So suppose the initial year it's y0, the next year it will be y0 plus, the next year it will be y0 plus 0.4%, 4% of y0. Understand? So on the next year it's y0 times 0.4% of y0 times 0.04. This, and the next year it will be y0 plus 0.04 plus 0.4% of this. So 0.04% of this y0 plus 0.04, and similarly it goes like this. So at the finally we will write, what we are going to write is the at t years the production will be y0 times 1 plus 0.04 to the power t, right? Because it's just getting the powers, right? So our y becomes y0, from the first equation we write 0.9 a times x0 1 plus 0.4 to the power t. Okay, this is from the first equation, right? Now what we are going to do, we got x and we got y. Now the country will be self-sufficient. Now the country will be self-sufficient only when country will be self-sufficient only when the food production is greater than the population consumption, right? So we can say that y should be greater than x. We can say that, right? So this implies that 0.9 x0 a 1.04 to the power t should be greater than a x0 e to the power 0.03 t. We can say that. Now a gets cancelled here, x0 gets cancelled here, and we are left with 1.04 to the power t divided by e to the power 0.03 t is greater than 1 by 0.9 or 10 by 9. Now what we are going to do here, since it's a power,
power comes in the rule. So we take log both side. We take log both side. All right. On taking log both side, t times log 0.1 log 1.04 minus log 0.03 is greater than log 10 minus log 9. Now take the point 10 to power minus 2 from here, and we will get what we are going to get, t 104. Let us see what we have to find in the question. Okay, it's same thing, so we don't need to change anything, so it's good. So this is 1.04 minus log 0.03. Now take this to the right hand side. All right, take this to the right hand side. We are going to get t is greater than equals to, or t should be greater than log 10 minus log 9 divided by log 1.04 minus log 0.03. All right, so this is the least value. So this is the least number of year. So the least number of year is going to be this least number of years. Okay, that will be equals to n. ओके तो हमें एक ऐसे कर्व की इक्वेशन बतानी है जो कि ओरिजिन से पास करता है, उसको y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में रखना है, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है. तो ये हो गया dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ tan x प्लस 6y. तो ऐसे तो जनरली हम क्या करते हैं कि y और x को सेपरेट करके उसको dx और dy के साथ रख लेते हैं, बट इस केस में इनको सेपरेट करना इजी नहीं है, पॉसिबल भी टफ है. तो मैं क्या करूँगा, इसको इजी करने के लिए tan x प्लस 6y को मैं लेट से u पुट कर देता हूँ. तो अब मुझे dy बाई dx को du ओवर dx से रिप्लेस करना है, तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड इसको. तो ये आ जाएगा 10 प्लस 6 टाइम्स ऑफ dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया du ओवर dx. ओके, तो यहाँ से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 ओवर 6 टाइम्स ऑफ, ये क्या आ गया 1 ओवर 6 du बाई dx माइनस 10. ओके, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया साइन u. ओके, तो अब आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, du ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 6 साइन u प्लस 10. तो ये कन्वर्ट हो जाता है du ओवर 6 साइन u प्लस 10, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे dx. तो अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये जो है इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, बट इसका इंटीग्रेशन थोड़ा ट्रिकी है. तो देखते हैं वो कैसे करेंगे. तो उसके लिए पहले मुझे साइन u को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन u बाई 2 के फॉर्म में. ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास du प्लस, ये हो गया 12 साइन u बाई 2 कॉस u बाई 2 प्लस 10. ओके, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, मैं कॉस स्क्वायर u बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर u अपॉन 2. तो ये आ गया न्यूमरेटर में 1 ओवर कॉस स्क्वायर u बाई 2, तो ये है सेक्स स्क्वायर u बाई 2 इंटू du, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है मेरे पास 12, ये हो गया tan u प्लस, ये क्या हो गया tan सेक्स स्क्वायर u बाई 2. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे tan u बाई 2 को लेट से t पुट कर देते हैं, tan u बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2. तो ये आता है मेरे पास 1 बाई 2 टाइम्स सेक्स स्क्वायर u बाई 2
इंटू डी यू दिस इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो अब इस अपने और ये जो है राइट हैंड साइड तो हो गया बेसिकली dx का इंटीग्रल x प्लस सम कांस्टेंट c, और लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो sec स्क्वायर u बाई टू इंटू डी यू, ये हो गया 2dt, तो 2 टाइम्स ऑफ dt, और ये क्या है मेरे पास tan u बाई टू है यहाँ पे, तो tan u बाई टू को अगर मैं t पुट कर दूं तो ये हो गया 12 टाइम्स t प्लस tan sec स्क्वायर u बाई टू को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर u बाई टू, तो tan इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो अब बस इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व कर लेना है। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये आ गया 2 कैंसिल आउट हो गई, ये आती है dt, और ये हो गया बेसिकली मेरे पास tan। अब 10 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, सॉरी 5 बच जाएगा 2 कैंसिल आउट होने पे, तो 5 में बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गया 6/5 प्लस टी स्क्वायर प्लस 6/5 इंटू टी बेसिकली प्लस 1। ओके, यहाँ पे 5 मैंने बाहर ले लिया और 2 जो था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट कर दिया, ये है x प्लस सी के इक्वल। तो अब अगर आप देखो तो अब आप इसको लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड को 1/5, और ये हो गया यहाँ पे dt ओवर ये है t प्लस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर 9/25 प्लस 4/5 का होल स्क्वायर 16/25, तो वो 1 है। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लेना, ये सही है। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो ये होता है tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, तो ये आ गया मेरे पास 1/5 tan इनवर्स ऑफ t प्लस 3/5 अपॉन 4/5। ओके, तो देखते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो अब मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ। t क्या था मेरा tan u बाई टू, तो ये हो गया बेसिकली 1/5 tan इनवर्स ऑफ 5 डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 5 इंटू tan u बाई टू प्लस 3 ओवर 4। ओके, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ tan u बाई टू की जगह u कितना था मेरा, u वाज बेसिकली tan x प्लस 6y, तो u बाई टू आ जाएगा मेरे पास 1/5 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स 5 इंटू 5x प्लस 3y। ओके, तो ये आ गया 5 tan ऑफ 5x प्लस 3y। ओके, और ये है प्लस 3 ओवर में ये है 4। ओके, तो ये आ गया मेरे पास फाइनली दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। तो अब ये कर्व क्वेश्चन में गिवन है, ये ओरिजिन से पास करता है, तो 0,0 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगी, तो मैं पुट कर देता हूँ 0,0, तो ये हो गया 1/5 tan इनवर्स ऑफ 5, और ये tan 0 हो गया, तो ये 0 प्लस 3 ओवर 4 दिस इज इक्वल टू c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आती है, हाफ टाइम्स ऑफ 1/5 tan इनवर्स 3/4। ओके, तो ये आ गया मेरा c। तो फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये है 1/5 tan इनवर्स ऑफ 5 टाइम्स tan 5x प्लस 3y प्लस 3 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू x प्लस, ये हो गया 1/5 tan इनवर्स 3/4। ओके, अब इसको मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू tan ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 3
अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 5x प्लस tan इनवर्स 3/4। तो अब जो है मैं tan को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया 5 टाइम्स tan ऑफ 5x प्लस 3y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ tan 5x प्लस tan इनवर्स 3/4। ओके, तो ये हो जाता है। इससे अब मैं लिख सकता हूँ 3 को इस साइड सेंड कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आता है tan 5x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 4 tan ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4, और ये हो गया -3 ओके अपॉन 5। तो अब इसका होल में मैं tan इनवर्स ले लेता हूँ, तो ये आता है 5x प्लस 3y दिस इज बेसिकली इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या है 4 tan 5x प्लस tan इनवर्स 3/4, और ये हो जाएगा अपॉन में -3/5, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू बेसिकली tan इनवर्स, यहाँ पे एक 1/3 और ये वाली पूरी टर्म है मेरे पास 4 tan ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4 -3 अपॉन 5, और ये क्या हो गया यहाँ पे 5x/3, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन। ये और भी फॉर्म्स में आंसर हो सकते हैं, ये इस फॉर्म में ही आंसर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये डिफरेंट फॉर्म्स में आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे ये 4 tan ऑफ जो है इसको ये डिफरेंट फॉर्म्स में ओपन करके भी लिख सकते हो आप। मैंने एक फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। सॉल्यूशन और भी फॉर्म्स में हो सकते हैं। ओके, तो आई जस्ट फाउंड आउट ए मिस्टेक। तो देखते हैं कि मिस्टेक कहाँ हुई थी। तो मिस्टेक यहाँ हुई थी क्वेश्चन में कि जब मैंने ये इंटीग्रेशन किया था तो ये इंटीग्रल ऑफ dt ओवर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ t/a। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1/a मिस कर दिया था, तो यहाँ पे अगर ये 1/a होगा तो a बेसिकली क्या है ये, तो यहाँ पे एक इंटू 1/5 बाहर में है, तो a अगर ये है 4/5 तो 1/a क्या होगा 5/4। ओके, तो यहाँ पे अगर 5/4 है तो सारी जगह यहाँ पे 5/4 आ जाएगा, तो यहाँ भी 5/4 होगा, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मेरा 4 होगा तो बेसिकली बस आंसर में कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो ये 4 है ये 5 है, ये यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो 4 है ये 4 होगा। ओके, फिर अब ये c मेरा ये आ गया, तो c की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये भी 4 हो गया, तो यहाँ पे ये 5x की जगह ये होगा 4x। ओके, ये 4x होगा, और फिर जब आप tan लोगे तो ये यहाँ पे 4x होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ये 4x हो जाएगा और बाकी जगह चेंजेस नहीं आएंगी, बस यहाँ पे ये 4x होगा और यहाँ पे भी ये 4x हो जाएगा, बाकी पार्ट्स में चेंजेस नहीं होंगी। बस वो 5 की जगह यहाँ पे जो इनिशियली एक 1/5 की जगह 1/4 आएगा, तो उससे कुछ मिस्टेक्स हुई वो मैंने सही कर दिया, तो सारी जगह आप आंसर में 5 की जगह 4 आ जाएगा। ओके।